नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी आप सभी लोगों की बेहतर चल रही होगी। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों के अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों तक जो डेटा एमपीपीएससी का है इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें लास्ट यूनिट में हमें आयोग पढ़ने हैं। और इन आयोगों के लिए मैंने जो बुक्स देखी हैं, उन बुक्स में से एक ये पुणेकर की बुक से मुझे कुछ डेटा मिला है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हमारा जो आयोग का पहला दिन है और हम इसमें शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक यानी कि संवैधानिक नहीं है, है ना। ये विधिक आयोग कहलाया, है ना। सांविधिक आयोग निकाय है और आयोग कहें या निकाय एक ही बात है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक यानी कि संवैधानिक नहीं है, निकाय है और इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। तो आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका गठन कहाँ से हुआ है? संसद में पारित अधिनियम के द्वारा हुआ है। यह एक सांविधिक आयोग है यानी कि यह संवैधानिक नहीं है, विधिक आयोग है। और जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और इस अधिनियम को 2006 एवं 2019 में 2 बार संशोधित किया गया है। फिर से एक बार अपन देखते हैं प्रस्तावना में अगर बात करें तो ये एक सांविधिक आयोग है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। इसका नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है और अधिनियम को 2006 और 2019 में 2 बार संशोधित किया गया है। यह आयोग देश में मानव अधिकार का प्रहरी है ना। अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित या भारत में न्यायालय द्वारा आरोपित किए जाने वाले जीवन स्वतंत्रता, समता, व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार है। इसमें हमें क्या कहता है? न्यायालय के द्वारा हमें ऐसे अधिकार देते हैं। न्यायालय हमें अधिकार देता है हमारे जीवन की स्वतंत्रता, हमें समानता और व्यक्तिगत मर्यादा में संबंधित अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना है इसका कार्य, जिसके द्वारा मानव अधिकार मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके और अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप से इस तरह देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानव अधिकार की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। इस दिशा में किए गए प्रयासों का पूर्ण व सशक्त बनाना है। आयोग की संरचना 2019 अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसके अंतर्गत और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो राष्ट्रपति के द्वारा होती है इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? इनके अध्यक्ष और सदस्यों को चुनता है। तो यहाँ पर किसकी अध्यक्षता वाली जो समिति की सिफारिश पर होता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इस उच्च स्तरीय समिति में राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तथा दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा, है ना। इस उच्च स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तथा दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्य नियुक्त किया जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग संशोधन से पूर्व राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता था, किंतु संशोधन के पश्चात अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी योग्य होंगे। तो संशोधन क्या कहता है कि पहले राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही हो सकता था, किंतु संशोधन के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें अध्यक्ष हो सकेंगे। कार्यकाल
अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष है ना, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। यदि कोई व्यक्ति 69 की एज का है और उसे चुना गया है तो वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो 70 ईयर्स का हो जाएगा। 70 ईयर्स के बाद उसे नहीं लिया जाएगा। एक बात कंप्लीट होती है। और दूसरी बात कि यदि वो व्यक्ति 60 या 61 वर्ष का है तो वो अपने 5 साल को पूरा कर सकेगा। उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का होगा। यानी कि या तो वो 70 वर्ष की आयु का हो गया हो या फिर वो 5 साल पूरा कर चुका हो। तो इस अवस्था में उसकी आयु जो भी पहले पूर्ण होती थी, अब संशोधन जब हो गया है तो संशोधन के बाद कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और आयु सीमा जो है वो पूर्ववत रहेगी। यानी कि अब जो है उसमें कार्यकाल 5 की जगह 3 वर्ष का हो गया है और व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। और उसे कब तक के लिए चुना जाएगा? या तो वो 3 वर्ष का कार्यकाल कर ले या फिर वो 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो उसके अनुसार उसका कार्यकाल होगा। शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव तथा स्टेट ह्यूमन राइट्स के कमीशन के सचिव उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते थे जो उन्हें सौंपी जाती थी। संशोधन के पश्चात उपयुक्त अधिकारी अपने अध्यक्ष के अधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। इसमें न्यायिक शक्तियां शामिल नहीं होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। न्यायिक शक्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी। वो सिर्फ जो है अपने अध्यक्ष के अधीन ही प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों से हटा सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किस परिस्थिति में हटा सकते हैं? तो ये है कि यदि वह दिवालिया हो गया हो, है ना, यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हो जाता है, यदि वह मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब से राष्ट्रपति हटा सकता है। यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तब उसे हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को उसके दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकेंगे। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेंगे। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्षों को उनके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। आयोग के क्या कार्य होंगे? तो मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इन्हें प्रोत्साहित करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना, लोगों के बीच मानव अधिकारों की जानकारी फैलाना तथा उनकी सुरक्षा के उपबंध उपायों के प्रति जागरूक करना, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हों, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना, मानव अधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनके मानव अधिकारों का क्या हुआ हो, उल्लंघन हुआ हो तथा इनके बचाव के उपायों की सिफारिश करना इनके कार्य होंगे। न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना इनका कार्य होगा। जेल और बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति और उसका अध्ययन करना और उनको सुधारवाना मतलब उसमें सुधार की सिफारिश करना इनका कार्य होगा। मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवा के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच स्वप्रेरण या न्यायालय के आदेश से करना होता है। जांच की कार्यप्रणाली आयोग की प्रधान कार्यप्रणाली दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इनका चरित्र भी न्यायिक है।
आयोग केंद्र तथा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है और इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी होगी। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। तो जनरली क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आयोग के पास ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है, तो वह जो 1 वर्ष से अधिक के समय के लंबित मामलों को वह क्या है, जांच नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम वर्ष समय हुआ हो। आयोग जांच के दौरान या जांच के उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। वह क्या उठा सकता है कि यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकेगा, या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करवाने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकेगा। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकेगा। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश करता है। प्रीलिम्स फैक्ट की अगर बात करें तो लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, ऐसा नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है तथा उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हैं। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम और शिक्षा पाने के अधिकार आदि इसमें शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया और मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार आयोग न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या अनुशासनिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु यह अधिकार या अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि इसे कब अधिनियमित किया गया, तो यह अधिनियम भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। कब? भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष में यह अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की संक्षिप्त नाम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। धारा 1(1) के तहत, है ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर या कुछ सीमा के साथ ही लागू है। और यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। कब से प्रवृत्त समझा जाएगा? 28 सितंबर 1993। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ अपना अक्टूबर 1993। और ये अधिनियमित कब हुआ? तो सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 को ये क्या हुआ? अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम वर्ष 2006 में अपने संशोधित स्वरूप में लागू है और अब अगस्त 2019 में नवीन संशोधन के साथ लागू है। इस अधिनियम में कुल 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मानव अधिकार अधिनियम के तहत कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? तो इसमें 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। और मानव अधिकार की परिभाषा अधिनियम धारा 2(घ) में दी गई है। मानव अधिकार की परिभाषा जो है वो मानव अधिकार की परिभाषा जो है किस धारा में दी गई है? तो 43 धाराएं हैं, जिसमें से धारा 2(घ) में इसकी जो है इसकी जानकारी दी गई है परिभाषा की।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की धारा 3 में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन की धारा गठन का प्रावधान धारा 3 में है। अधिनियम की परिभाषा 2 घ में है। कुल 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का अर्थात भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा हो। आयोग के सदस्य में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, 3 सदस्य जिसमें से कम एक सदस्य महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित विषयों का क्या हो, ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव हो, ऐसे लोग होंगे। 2006 से 2006 और 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग तथा महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त में भी इसके सदस्य होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। धारा 4 इस अधिनियम की धारा 4 में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर होंगी। अधिनियम की धारा 5 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र पर हटाए जाने का प्रावधान करती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा धारा 5(2) के अनुसार हटाया जा सकेगा। 2019 के संशोधन के बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो पहले हो के लिए होगी। आयोग का सदस्य पुनः नियुक्ति होने का पात्र होगा, ऐसा धारा 6(2) में है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। अधिनियम की धारा 7 में कुछ परिस्थितियों में जिनमें अध्यक्ष अपना कार्य न कर पा रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अन्य सदस्यों को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपने का प्रावधान किया जाएगा। धारा 8 धारा 8 में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित उपबंध है। धारा 9 में अनुसार आयोग में कोई रिक्ति होने पर या गठन में कोई त्रुटि होने पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का अविधिमान्य नहीं होगी। आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियमित बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। अधिनियम की धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेखित किया गया है। आयोग को सिविल न्यायालयों की शक्तियां सौंपी गई हैं और धारा 13 आयोग की जांच से संबंधित शक्तियां प्रावधान करती हैं। धारा 14 के तहत आयोग के अन्वेषण के लिए केंद्र तथा राज्य अन्वेषण अभिकरण अधिकारी इसकी सेवा ली जा सकती है। धारा 17 में आयोग को मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायत की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 20 में आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट सौंपी जाने के संबंधित प्रावधान है। कोई राज्य सरकार अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है और ऐसा धारा 21 में वर्णित है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत मानव अधिकार के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा। धारा 21(5) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। धारा 22 के अनुसार अधिनियम की धारा 23 में राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र देने व उन्हें हटाने से संबंधी उपबंध धारा 23 में है। राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। धारा 23(1) में वर्णित है। राज्य आयोग के अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमें से जो पहले तक रहेगी। धारा 24(1) में वर्णित है। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा अन्य निबंधन की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित होंगी। धारा 26 के अनुसार
राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। धारा 28(1) के अनुसार मानव अधिकार के उल्लंघन से गठित अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। धारा 30 अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी। धारा 31 लोक अभियोजन नियुक्ति होने के लिए 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है उसके लिए। धारा 32 में केंद्रीय सरकार तथा धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा आयोग के अनुदान दिए जाने संबंधी उपबंध हैं। धारा 34 में राष्ट्रीय आयोग तथा धारा 35 में राज्य आयोग के लेखों और संपरीक्षा अधिकार संबंधी उपबंध दिए गए हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग उन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे जो 1 वर्ष से अधिक पुराने हों, ऐसा धारा 36(2) में वर्णित है। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दल का गठन करना उपबंध अधिनियम की धारा 38 सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है। धारा 39 के तहत राष्ट्रीय व राज्य आयोग के सदस्य व अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाएगा। धारा 40 के तहत केंद्र सरकार को तथा धारा 41 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन में जब सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। मानवाधिकारों का इतिहास। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 के पेरिस समझौते में अपनाया गया। मानवाधिकारों के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा पहली बार मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तैयार किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन की नींव साबित हुआ। मानवाधिकार परिषद। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है और इनके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर हुआ और इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा पहले, दूसरे जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, तीसरे जस्टिस श्री J.S. वर्मा, फोर्थ जस्टिस डॉक्टर A.S. आनंद, जस्टिस डॉक्टर शिवराज बी पाटिल 5वें कार्यकारी पहले थे ये। उसके बाद जस्टिस S. राजेंद्र बाबू जो हैं 6वें नंबर पर, जस्टिस गोविंद प्रसाद माथुर ये 2nd नंबर के कार्यकारी अध्यक्ष थे और जस्टिस K.G. बालकृष्णन ये 8वें नंबर के जो है वो अध्यक्ष थे। वर्तमान के समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची। जस्टिस H.L. दत्तू अध्यक्ष हैं, जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत जो है वो सदस्य हैं, श्रीमती ज्योतिका काल्टा ये कालरा है तो सदस्य हैं, डॉक्टर दैन्येश्वर मनोहर मुले जो है वो सदस्य हैं। मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी मनुष्यों को अपने मानवीय गुण स्वभाव के कारण होते हैं और वे मनुष्यों के गैर अंतरणीय अनुलंघनीय अधिकार होते हैं जो ये मानव जाति को अंतर्निहित गरिमा से प्राप्त होते हैं और ये मानवीय विकास और उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकृत की गई थी। यह घोषणा उन मानवाधिकारों में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे इस अनुच्छेद में 30 अनुच्छेद शामिल हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। इसका विश्लेषण नीचे करते हैं। अनुच्छेद 1, सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं। अनुच्छेद 2, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य दर्जा जैसे किसी भी प्रकार के भेदभावों के बिना प्रत्येक को सभी मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकार शामिल हैं।
अनुच्छेद 3 जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 4 दासता यानी गुलामी एवं अधिशेष चिंता से मुक्ति। अनुच्छेद 5 उत्पीड़न और अमानवीय दंड से मुक्ति। अनुच्छेद 6 कानून के समय एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार। अनुच्छेद 7 कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 8 न्यायिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छाचारी बंदीकरण और निर्वाचन से मुक्ति। अनुच्छेद 10 मुकदमों की निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई। अनुच्छेद 11 दोषी सिद्ध न होने पर निर्दोष बने रहने का अधिकार। अनुच्छेद 12 निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार। अनुच्छेद 13 संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 14 शरण लेने का अधिकार। अनुच्छेद 15 राष्ट्रीयता का अधिकार। अनुच्छेद 16 विवाह एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 17 निजी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 18 विवाह चेतना एवं धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 मत अभिव्यक्ति की सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 शासन में भागीदारी एवं लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार। अनुच्छेद 22 से लेकर 27 के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 22 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 काम और समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार। अनुच्छेद 24 विश्राम और अवकाश। अनुच्छेद 25 अच्छे जीवन स्तर का अधिकार। अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 27 सामुदायिक जीवन में संस्कृति जीवन में भाग लेने का अधिकार। भारत में मानव अधिकार। भारत के संविधान में मानव अधिकार की समृद्ध विषय वस्तु शामिल है और प्रस्तावना मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों के प्रतिबिंबित करते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय विचार व्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दर्जे और अवसर की समानता व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला मातृत्व। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार एवं निम्न 6 श्रेणियों में विभाजित नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की विस्तृत सूची दर्शाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार निहित हैं और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: समाजवाद, गांधीवाद और उत्तरवादी सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 2 पृथक प्रतिज्ञा पत्रों में बांट दिया गया। द्वितीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक्षा को इन 2 प्रतीक्षा पत्रों को और अधिक विकसित और विस्तारित किया गया है। इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों में को 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 1976 में ये लागू किए गए। इन 2 विस्तृत प्रतिज्ञा पत्रों के अलावा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 2 वैकल्पिक प्रोटोकॉल भी संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अंगीकार किए गए। प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल या आचार नियम 1966 में, जबकि दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1989 में स्वीकार किया गया। प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल ऐसे व्यक्तियों की शिकायत को स्वीकार करने के लिए है जिनमें मानवाधिकार का उल्लंघन एक राज्य पक्षकार द्वारा किया गया और दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल मृत्यु की समाप्ति का समर्थन करता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय पत्र को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते और घोषणाओं द्वारा अनुपूरित किया गया और इन्हें समानता मानवाधिकार उपकरण या साधन कहा जाता है। ये अपनी प्रकृति में विशेषकृत होते हैं और इनका संबंध या तो मानवाधिकार विशेष से होता है या फिर एक निर्दिष्ट अनुरक्षित समूह या इनके महत्व समझौते निम्नलिखित हैं कि सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव उन्मुक्ति पर औपचारिक समझौता करना 1966, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार से भेदभाव के उन्मूलन को समझना 1979, विकास के अधिकार पर घोषणा 1986, बच्चों के अधिकारों को समझौता 1989, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता 2006। क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखते हैं तो इनके क्वेश्चन और आंसर को समझें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्ति कोई भी व्यक्ति या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश और किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर को अपन देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा, बहुत ज़्यादा बड़े,
हाँ, इसका आंसर होगा पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहले उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को ही अध्यक्ष के रूप में लिया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन दूसरा। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको मैं एक अलग तरीके से आपको बताऊंगा, तो इन क्वेश्चन आंसर का एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। बेसिकली जो हमारा इंटेंशन था वो था कि हम इसे अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों कंप्लीट होते हैं, राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार। इन चीज़ों को आपको समझना है, पढ़ना है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से कर सकें। तो अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ हम लगातार बने रहेंगे, पर आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। समझ में आता है और अगर हमारे चैनल में आपको मतलब ठीक लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि शेयर करने से उन लोगों तक हम पहुंच सकें जिनसे हम अभी तक दूर हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।